बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है उसका नाम है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन टाइप है, ठीक है। इसमें वो पहली बात ये डिस्कशन कर रहा है जो हमने पहले भी पढ़ी हुई है कि अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी वो इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। शर्त ये कि पॉजिटिव चार्ज हो, कि पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट मूव करेगा, यानी कि इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। तो फोर्स भी इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि एक्ट कर रही है। और जो फोर्स बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, क्यू ई। अब फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अगर वो पॉजिटिव चार्ज हो, अगर नेगेटिव हो तो अपोजिट होती है। अगर एमसीक्यूज आ जाए ना आपके पास पूछें फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल इन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो आपने कहना यस, ठीक है, चाहे उसने पॉजिटिव चार्ज ना भी कहा हो, क्योंकि हमने कन्वेंशनली पॉजिटिव चार्ज भी लेके चलना होता है। लेकिन अगर स्पेसिफाई किया हो ना नेगेटिव चार्ज, फिर आपने अपोजिट कहना है। अब यहाँ पे चार्ज पार्टिकल का इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा इसको हम किस तरह फाइंड कर सकते हैं, बाय सेकंड लॉ मोशन एफ इक्वल टू एम ए। इन दोनों को कंपेयर करें तो एम ए बराबर आ जाएगा क्यू ई, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, क्यू ई ओवर एम। अब ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यूनिफॉर्म है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म, ठीक है। और ये फॉर्मूला बता रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू की वैल्यू हम सेम कर दें कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन मैस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। लिहाजा हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ग्रेटर होगा फॉर सेम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। चार्ज तो दोनों का है ही सेम, तो लिहाजा हमारे पास इलेक्ट्रॉन का मैस कम होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या होगा, ग्रेटर। एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स मैस पे डिपेंड करता है, लेकिन फोर्स डिपेंड नहीं करती। फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और चार्ज की मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करती है, मैस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पे फोर्स सेम अमल कर रही है, ठीक है, दोनों का चार्ज भी सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी दोनों के लिए हम सेम रख रहे हैं, लेकिन एक्सेलरेशन दोनों का सेम नहीं होगा क्योंकि वो मैस पे भी डिपेंड करता है। तो ये एमसीक्यू एंटी टेस्ट में अक्सर आता है कि अगर आप कहें कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने प्लेस किए हैं तो किस पे फोर्स ज़्यादा अमल करेगी, दोनों पे सेम अमल फोर्स करेगी, लेकिन एक्सेलरेशन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में अगर चार्ज पड़ा हो तो आपको पता है उसका फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा होता है, जो हमने रिसेंटली पढ़ा था। अब अगर चार्ज पार्टिकल प्लेस कर दिया जाए दोनों की मौजूदगी में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी में, तो जो नेट फोर्स होगी ऑन दी चार्ज वो दोनों फोर्सेस का वेक्टर सम होगी, यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का। और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स के वेक्टर सम से जो फोर्स आती है उसको हम कहते हैं लॉरेंट्ज फोर्स। और इस टॉपिक का सबसे अहम पार्ट यही है, अक्सर ये डेफिनेशन आती है, बार बार आती है। और इसको हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स में अब वैल्यू पुट करते हैं, क्यू कॉमन ले लें तो ई प्लस वी क्रॉस बी, ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, लॉरेंट्ज फोर्स का, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स हमेशा जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स एक सिंपल डिफ्लेक्टिंग फोर्स है और सिर्फ चार्ज का पाथ चेंज करती है, उसकी स्पीड चेंज नहीं करती, यानी कि अगर एनर्जी चेंज नहीं करती, एनर्जी चेंज नहीं करती इसका मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फोर्स का चार्ज पे वर्क डन जीरो होता है। वो क्यों जीरो होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर अमल करती है, जिस तरह मैंने आपको बताया था। तो अगर मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है तो वो डिस्प्लेसमेंट भी परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला पर पढ़ा था एफ डी कोस थीटा, तो थीटा की वैल्यू 90 पुट करें तो कोस 90 जीरो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर आप पूछें मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है, वो सिंपल डिफ्लेक्टिंग फोर्स है। इसको मज़ीद एक्सप्लेन हम अगले टॉपिक में फिर करेंगे कि मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन जीरो क्यों होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आप भी करना है आपने, जिसमें उसने कहा हुआ है एक कंडक्टिंग लूप हमने मैग्नेटिक में प्लेस किया हुआ है, तो बताएं क्या ओरिएंटेशन हो तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, क्या ओरिएंटेशन हो तो फ्लक्स मिनिमम होगा। आपको पता है कि अगर कंडक्टिंग लूप मैग्नेटिक लाइंस के परपेंडिकुलर प्लेस है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और इस केस में उसका एरिया वेक्टर मैग्नेटिक लाइंस के क्या होगा, पैरेलल, ठीक है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कोस थीटा में हम थीटा पुट कर देंगे जीरो, सोल्व करके फ्लक्स मैक्सिमम आ जाएगा बी ए। और फ्लक्स मिनिमम कब होगा, जब प्लेन कंडक्टिंग लूप मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल होगा, और इस केस में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो थीटा 90 पुट कर देंगे, कोस 90 जीरो, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो। अब सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आपको ये पता है बाय एम्पेयर लॉ कि जब करंट कंडक्टर में से करंट फ्लो करता है
तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है हम वो फाइंड आउट करते हैं। अब आपको पता है करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो आपसे वो पूछ रहा है कि व्हाट विल यू से अबाउट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेशनरी चार्जेस एंड मूविंग चार्जेस, कि बताएं स्टेशनरी चार्ज हो तो फिर क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो आपको कहना जीरो होगा, क्योंकि आपको पता है सिंपल कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा हो तो उसका फॉर्मूला क्या म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया था फॉर अ सिंपल वायर। तो अगर चार्ज स्टेशनरी है तो करंट जीरो हो जाएगा, करंट जीरो पुट कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा जीरो, यानी प्रूव हो गया बाकी चार्ज एट रेस्ट हो तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, उसके अराउंड सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन अगर चार्ज मूव कर रहा हो तो करंट नॉन जीरो होगा, लिहाजा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा जीरो। मूविंग चार्ज के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, नॉन जीरो होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा नॉन जीरो। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो अक्सर बोर्ड में आता है, इसके दो पार्ट हैं, एक पार्ट अक्सर बोर्ड में आता है जिसमें वो बता रहा है पहले पार्ट में कि एक सोलिनॉइड है, वो आपसे पूछ रहा है कि अगर हम सोलिनॉइड की लेंथ डबल करते हैं, नंबर ऑफ टर्न सेम ही रखें तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड का फॉर्मूला एन म्यू नॉट आई, एन को मैं क्या लिख सकता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाई लेंथ, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब अगर मैं लेंथ डबल कर देता हूँ तो ये न्यू मैग्नेटिक फील्ड में हम ये एल को डबल कर देंगे। अब 1 नंबर 2 मैं बाहर अगर ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा एन नंबर एल म्यू नॉट आई। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू जो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है ना, तो क्या पता चला कि न्यू मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो जाएगा हाफ, यानी सो मैग्नेटिक फील्ड विल बिकम हाफ इफ लेंथ इज डबल बाय कीपिंग नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट। ये नहीं अब लेंथ भी डबल कर दो नंबर ऑफ टर्न्स भी डबल कर दो फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर 2 2 से काट जाएगा, ठीक है। अब पार्ट 2 में वो कह रहे हैं कि अगर हम लेंथ सेम रखें लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स डबल करते हैं फिर क्या होगा, नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर देंगे तो फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, 2b यानी कि 2 टाइम्स इंक्रीज कर देगा, ठीक है 2 टाइम्स हो जाएगा, क्लियर। तो अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर देते हैं तो फिर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा 2 टाइम्स इंक्रीज कर देगा, यानी बिकम्स डबल हो जाएगा वो। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अगर हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, हम उसमें दो चार्ज पार्टिकल्स को फेंकते हैं परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो कह रहा है अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएं तो इससे क्या मतलब है। तो आपने कहना है कि इन दैट केस बोथ चार्ज विल कैरी ऑपोजिट साइन, कि अगर दो चार्ज पार्टिकल सेम वेलोसिटी की डायरेक्शन रखते हुए मैग्नेटिक फील्ड में जाएं लेकिन अगर वो ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि उन पे ऑपोजिट साइन है। जिस तरह कि मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे दोनों पे फोर्स ऑपोजिट अमल करती है। राइट हैंड रूल से जो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स आएगी नेगेटिव चार्ज पे हमने इसके क्या कहनी है ऑपोजिट, ठीक है। तो इन हमने ये कहना है कि अगर दो चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट डिफ्लेक्शन शो करते हैं इट मीन्स कि दोनों के ऑपोजिट साइन है सेम वेलोसिटी डायरेक्शन रखते हुए, बिकॉज इसकी वजह क्या है, बिकॉज टू ऑपोजिट चार्जेस प्रोजेक्टेड एट सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास देन दे एक्सपीरियंस ऑपोजिट फोर्स। जिस तरह कि हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला है उसमें माइनस का साइन आता है, प्रोटॉन के केस में पॉजिटिव साइन आता है। वो क्यों आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के केस में जो फोर्स है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस प्रोडक्ट के ऑपोजिट होगी बाय राइट हैंड रूल जो हम फाइंड करते हैं कि माइनस साइन इसलिए है, और प्रोटॉन के केस में उसके पैरेलल होगी। तो ये दो फॉर्मूला इस बात को जस्टिफाई करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स ऑपोजिटली एक्ट करती है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 मैं वो क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो आपने टॉपिक डिस्कस कर लिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं कि एक चार्ज पार्टिकल में एक सर्टेन रीजन में बिल्कुल सीधा चला जाता है, स्ट्रेट फ्लो कर जाता है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। तो आपने कहना मैग्नेटिक फील्ड में और मे नॉट भी जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है ना हो, जरूरी नहीं कि एक सर्टेन रीजन में चार्ज पार्टिकल बिल्कुल स्ट्रेट चला जाए तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। क्यों, क्योंकि आप देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्यू वी बी साइन थीटा, अगर वी जीरो हो तो डेफिनेटली फोर्स जीरो हो जाएगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद हो लेकिन उसके पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव कर रहा हो, जिसे हम अलोंग कह सकते हैं। पैरेलल एंटी पैरेलल को कंबाइन हम अलोंग कह सकते हैं, अलोंग यानी साथ साथ। तो फिर थीटा हम 0 और 180 पुट करेंगे तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है। देखिए आंसर फोर्स का 0 आ गया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो है, यानी मैग्नेटिक फील्ड नॉन जीरो होने के बावजूद भी फोर्स जीरो हो सकती है। तो सो फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल में भी जीरो इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों में फोर्स जीरो हो सकती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।